जय हिंद साथियों, मैं अनिल जादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति, एक नई पहल, नई शुरुआत, नए जोश के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, दिवाली महोत्सव चल रहा है और दिवाली विद कंजंक्शन में आपका स्वागत है। आज की क्लास जो है वो दिवाली धमाका की ही क्लास है। कंजंक्शन के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है, मतलब पटाखे फोड़ने हैं। समझ में आ रहा है ना? तो पटाखे फोड़ने किसके साथ? कंजंक्शन के साथ। जो भी आपने कंजंक्शन पढ़ा है, जो भी कंसेप्ट आपको आते हैं, उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि कंबाइंड क्वेश्चंस होंगे वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन किस लेवल के होंगे? एकदम प्रीवियस एग्जाम, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं होगा, सारे के सारे पिछले एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस होंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे। जितने भी कंजंक्शन होते हैं उनका हाईएस्ट जो स्टैंडर्ड होता है उनका, उस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ट्राई करेंगे पहले आप लोग, फिर उसको मैं आपको डिस्कस कराऊंगा विद एक्सप्लेनेशन बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, यहां पर पढ़ेंगे पहले तो ये पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद आपको इसका आंसर करना है। बस 1 मिनट लूंगा, बस थोड़ी देर के लिए ना। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले और उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या इसका मतलब आंसर होगा, जल्दी से फटाफट आप लोग मुझे बता करके, है ना, इसका आंसर बताएंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे लिखा है, इसको पढ़ेंगे। यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज, और आगे लिखा हुआ एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन एंड नो एरर। मतलब कहने के एक सेंटेंस को 3 से 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, आपको पता ही है। एरर वाला क्वेश्चन है, एक किसी पार्ट में गलती होती है, ग्रामेटिकल एरर, उसको फाइंड आउट करना होता है। अगर कहीं पर कोई गलती नहीं होती तो लास्ट वाला ऑप्शन हमारे पास होता ही है, नो एरर। ठीक है, तो देखो यहां पर मैं आपको एक पेयर के बारे में बताऊंगा। कोरिलेटिव कंजंक्शन जो होता है, जिसको हम पेयर कंजंक्शन भी बोलते हैं, आइदर और, आपने कई बार पढ़ा होगा। ठीक है, आइदर और भी पढ़ लेते हैं, ईदर और भी, कोई ज्यादा दिमाग मत लगाया करो इन चीजों में। ठीक है, क्योंकि वो डिपेंड करता है अपने अपने प्रोनाउंसिएशन पे। वैसे ईदर और इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है। ठीक है, और एक होता है नाइदर, जो कि इसका नेगेटिव होता है। नॉर होता है, और एक होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये 3 कोरिलेटिव कंजंक्शन, या फिर आप बोल सकते हैं पेयर कंजंक्शंस होते हैं, जिनके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसको बच्चा भूल जाता है। मतलब उसमें कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, मतलब सीखने के बाद भी उसको दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि इसके बाद में ये तो सबको पता होता है कि आइदर के साथ और आता है, नाइदर के साथ नॉर आता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है। लेकिन इन तीनों के साथ एक और चीज आती है, उसको आप लोग इग्नोर कर देते हो। उसी के चक्कर में क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच, इस चीज को आप लोग इग्नोर कर देते हैं ना। तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं। ये तो बच्चों को भी अगर आप पूछोगे तो वो भी बता देंगे कि आइदर के साथ क्या आता है और नाइदर के साथ क्या आता है, नॉर। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, आइदर के साथ क्या आना चाहिए। एक तो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट, अभी इसके क्वेश्चन भी आपको आगे मिलने वाले हैं। ठीक है, दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। यहां पर लिखा हुआ है यू मस्ट आइदर बी रेगुलर, आपको रेगुलर रहना चाहिए विद योर स्टडी, अपने स्टडीज के साथ, अपनी पढ़ाई के साथ, एंड स्टडी फॉर लॉन्गर, और आपको स्टडी करनी चाहिए लॉन्गर पीरियड, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक आपको पढ़ाई करनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर जो है बी रेगुलर, ये बी क्या है आपकी? वर्ब है। ठीक है, और यहाँ पे स्टडी भी क्या है आपकी? वर्ब है। मतलब कहने का पार्ट्स ऑफ स्पीच तो दोनों तरफ सेम है, लेकिन आइदर के साथ में जो एक्चुअल कंजंक्शन आता है, पेयर कंजंक्शन, वो यहाँ पर गलत लगा हुआ है। तो आपको एंड को हटा करके क्या करना है? और करना है। समझ में आया क्या करना है? और ठीक है, तो यहां पर आपको और करना है। समझ में आया? तो गलती कौन से पार्ट में हो जाएगी आपकी? थर्ड पार्ट में गलती हो जाएगी, मतलब सी पार्ट में गलती हो जाएगी। यहां पर ABCD भी हो सकता है, 1 2 3 भी, तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। जिस पार्ट में गलती होती है वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ेंगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है, नो सूनर आई हैड स्पोकन देन ही लेफ्ट। यहां पर भी आपको एक एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझना है, कंजंक्शन से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले एक वर्ड होता है नो सूनर, ठीक है, आपने कई बार पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं सारी की सारी चीजें तुरंत की तुरंत समझा भी रहा हूं। अगर किसी सेंटेंस में आपको नो सूनर दिखाई देता है, वो भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में, तो पहली चीज तो ये नेगेटिव होता है। कैसा होता है, नेगेटिव। दूसरी चीज ये जो है अपने साथ इन्वर्जन लेता है। क्या लेता है, इन्वर्जन लेता है। सर ये इन्वर्जन क्या होता है, समझाता हूं, रुको। इन्वर्जन का मतलब होता है कि सेंटेंस के अंदर जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसको सब्जेक्ट से पहले लिखना होता है, ठीक है, और वहां पर वो सेंटेंस जो होगा इंटरोगेटिव नहीं होगा, अफर्मेटिव होगा, ठीक है। तो नो सूनर से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है वो क्या करेगा, इन्वर्जन लेगा, ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड, शाबाश। अब इसके बाद ये सेंटेंस नेगेटिव भी होता है, प्लस इसके साथ एक पेयर कंजंक्शन यूज किया जाता है जो होगा आपका देन। क्या होगा, देन। अच्छा, इसकी गलती कैसे आती है कि वहां पर या तो TH EN की जगह पर EN कर देगा, ये गलत हो जाएगा, या फिर वहां पर वैन लगा होगा, ठीक है, कोई दूसरा कंजंक्शन लगा देंगे, या दैट लगा होगा। कोई भी कंजंक्शन आपको यूज नहीं करना है सिवाय देन के साथ, ठीक है, देन के अलावा। तो यहाँ पर आपको देन को हटा करके क्या करना है, THAN, क्योंकि नो सूनर दिया है और स्टार्टिंग में दिया इसीलिए इन्वर्जन लेगा। इन्वर्जन तो आपको पता ही, देख लो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नो सूनर आई हैड स्पोकन। ये सेंटेंस ही गलत लिखा हुआ, मतलब दो पार्ट में गलती कर दी इसने। पहली बात तो नो सूनर के साथ आपको हैड आई स्पोकन करना है। क्या करना है, हैड आई स्पोकन, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, नो सूनर हैड आई स्पोकन देन ही लेफ्ट। यहां पर आपको हैड को पहले लिखना है और आई को बाद में। इस तरीके से सेकंड और थर्ड आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वहां पर आपके पास ऑप्शन होगा ए और बी, वन एंड सेकंड, ऐसे करके वन, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आंसर आपके पास होते हैं, दोनों ऑप्शन होते हैं। तो इस सेंटेंस में दो पार्ट में गलती है, एक गलती यहाँ पर है और एक गलती यहाँ पर, ठीक है। दो पार्ट में सर गलती आपने क्यों दी है, इसलिए दी है क्योंकि मैं आपको दो कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ इस सेंटेंस के अंदर, ठीक है। एक तो नो सूनर के साथ इन्वर्जन और दूसरा नो सूनर के साथ कंजंक्शन देन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक ही क्वेश्चन के अंदर दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, समझ में आया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, you must either tell me the whole story। you must either tell me, तुम मुझे समझाओगे या मुझे बताओगे, either tell me the whole story, या तो पूरी स्टोरी, या फिर अगर इतना नहीं कर पाते तो कम से कम at least the first half of it, मतलब कम से कम स्टार्टिंग का आधा पार्ट तो मुझे समझा ही सकते हो, ठीक है। तो यहां पर मैंने फिर से आपको बताया कि either के साथ बेटा क्या यूज किया जाता है, और, समझ में आ गया। तो आइदर के साथ और तो यूज किया है उसने, बट प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर तो लगी हुई है वर्ब इसके बगल में और यहां पर लगी हुई है प्रपोजिशन, मतलब इन दोनों के साथ में सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है। तो आपको क्या करना है, एक तो वो बोल रहा है, देखो लास्ट वाले को देख करके फर्स्ट वाला चेंज किया जाता है, मतलब लास्ट वाले को देख करके फर्स्ट वाले को चेंज किया जाता है। तो यहाँ पे एटलीस्ट लिखा हुआ है, मतलब कम से कम आधा पार्ट, तो आपको बताना है कम से कम पूरा पार्ट। तो यहाँ पे आधा पार्ट है, यहाँ पर पूरा पार्ट है। तो यहाँ पर जो पूरा पार्ट है द होल से पहले होना चाहिए था आइदर, मतलब यहाँ से टेल मी से बाद में, टेल मी के बाद में आपको लिखना है किसको, आइदर को। मतलब कहने का आइदर को यहां से हटा करके यहां पर आपको लगाना है, और जिस पार्ट में आइदर दिया होगा वही पार्ट जो है वो गलत होगा। तो ए पार्ट में यानी कि फर्स्ट पार्ट में गलती हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, फर्स्ट। समझ में आया ना, शाबाश, वेरी गुड। तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पर, पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, फिर उसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। सबसे बढ़िया बात तो इनके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बड़े मजेदार हैं, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं होगा, याद रखना। यहाँ पर लिखा हुआ योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशंस डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सेलेक्टेड बट ऑन हाउ यू हैव रिटन देम। तो समझ में आया, पहली बात तो इसको पढ़ो और खुद का दिमाग लगाओ, फिर मुझे बताओ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले अपना क्रिएशन दिखाओ, तब जाके मैं देखूंगा कि थोड़ा बहुत तुम्हें समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। जल्दी फटाफट से आप सभी लोग बताएंगे मुझे।
नहीं आ रहा समझ में? अरे भैया बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, अगर ये भी नहीं आया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। सिंपल से भी सिंपल है। अभी तो बताया था आइदर के साथ क्या आता है, आइदर के साथ क्या आता है, और आता है। नाइदर के साथ क्या आता है, नॉर आता है। नॉट ओनली के साथ आता है बट ऑल्सो। देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है, यहां पर लिखा हुआ योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशंस डिपेंड्स नॉट ओनली, तो आपको यहाँ पर नॉट ओनली नहीं दिख रहा, ये भी तो पेयर कंजंक्शन है, ठीक है। तो ये पेयर कंजंक्शन हुआ, तो पेयर कंजंक्शन के साथ आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी है ये रहा बट, तो बट अकेला यूज नहीं किया जाएगा, नॉट ओनली के साथ आपको बट ऑल्सो यूज करना है। क्या करना है, बट ऑल्सो, तो यहाँ पर आपको ऑल्सो ऐड करना पड़ेगा। ये आपका कौन से पार्ट में गलती हो जाएगी, थर्ड पार्ट में। समझ में आ रहा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, यानी कि थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। अब इससे भी सिंपल क्या चाहिए आपको, बताओ। इतना अगर आप नहीं ढूंढ पाए तो गड़बड़ हो जाएगी। वेरी गुड, शाबाश। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट आंसर करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 5, स्कार्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट, नो एरर। देखिए सिंपल सा पॉइंट है, मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। अगर सेंटेंस के अंदर हार्डली वर्ड नजर आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, या फिर स्कार्सली नजर आता है, दोनों में से कुछ भी, तो पहली बात तो इनके साथ में जो है कंजंक्शन या तो आपको व्हेन यूज करना होता है या फिर बिफोर, दोनों में से आप कुछ भी यूज करोगे दोनों करेक्ट होंगे। समझ में आया? हार्डली और स्कार्सली के साथ व्हेन और बिफोर दोनों में से कुछ भी यूज करोगे दोनों करेक्ट होंगे। दूसरी चीज, ये जो सेंटेंस, अगर कोई सेंटेंस हार्डली या स्कार्सली से स्टार्ट होता है तो ये भी आपके क्या करते हैं, अपने साथ इन्वर्जन लेते हैं। क्या लेते हैं, इन्वर्जन लेती हैं। समझ में आया? मतलब हार्डली स्कार्सली भी इन्वर्जन लेते हैं अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। तो देख लो, स्कार्सली से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, मतलब हेड लगा हुआ है, आई मतलब बाद में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये इन्वर्जन हो गया। तो इस सेंटेंस में देखो यहाँ तक तो कोई गलती है नहीं है क्योंकि इन्वर्जन दिया ही है। बाकी आपको कंजंक्शन में गलती देख सकते हैं क्योंकि स्कार्सली के साथ या तो व्हेन लगाना होगा या बिफोर। यहाँ पर देन लगा रखा है तो ये गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, व्हेन करना है, या फिर बिफोर भी कर सकते हैं, चॉइस होती है, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं होती है। समझ में आया? तो आंसर मतलब कौन से पार्ट में गलती है, सेकंड वाले पार्ट में, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, शाबाश, वेल डन, वेरी नाइस। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा फुर्ती के साथ है ना, क्लास को शेयर भी कर दिया करो जब कभी बीच बीच में, क्योंकि जिससे बाकी के लोग भी है ना जो लड्डू वड्डू खाने में बिजी हैं, थोड़ा वो भी पढ़ लें, है ना। और लड्डू वड्डू खाते खाते ही पढ़ लें, मिठाई सिठाई खाते खाते पढ़ लें। जब हम पढ़ा रहे हैं तो खुद को पढ़ने में क्या प्रॉब्लम आ रही है ना। तो ज़्यादा मीठा खाओगे तो अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मीठा खाने से क्या होता है आपको पता है ना, अंदर के जो भी हार्मोन्स होते हैं वो एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, थोड़े से उत्तेजित हो जाते हैं कुछ भी करने के लिए, एक्साइटेड, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे देख लो 6 नंबर पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसको पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, सारे के सारे पॉइंट्स मैंने आपको कराए हैं, याद रखना। और वही है जो कंजंक्शन मैंने आपको पढ़ाया है, वही यहाँ पर बिल्कुल सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वही क्वेश्चंस हैं, उन्हीं चीज़ों पर बेस्ड है। देखो मैंने आपको बताया होगा द रीज़न, क्या बताया था, द रीज़न या फिर द रीज़न वाई, द रीजन या फिर द रीजन वाई। इन दोनों के साथ में अगर आपको कोई कंजंक्शन यूज करना हो, पेयर कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन, तो क्या यूज करते हैं, दैट यूज करते हैं, आपको पता है। दूसरी चीज, अगर किसी सेंटेंस के अंदर द रीजन या फिर द रीजन वाई, इन दोनों में से कुछ भी दिया हो तो उसमें आपको गलती से भी बिकॉज वर्ड यूज नहीं करना है। क्या यूज नहीं करना है, बिकॉज यूज नहीं करना है, या फिर बिकॉज नहीं होगा तो ड्यू टू दिया होगा। ठीक है, तो ना तो ड्यू टू यूज करना है ना ही बिकॉज। रीजन आपको पता है ना, क्योंकि इसका मतलब भी कारण होता है, इसका मतलब भी कारण होता है, इसका मतलब भी कारण होता है, इसका मतलब भी कारण, सबका मतलब कारण है। तो कारण का क्या करोगे उसमें, तो 4 कारण नहीं बताने हैं। ठीक है, या तो इन दोनों में से एक ही यूज किया जाएगा, इसमें से कुछ भी यूज, अगर इनमें से कुछ यूज करना है तो फिर इन दोनों में से कुछ भी यूज नहीं होना चाहिए। समझ में आया? तो देख लो यहाँ पर लिखा हुआ है द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड। कारण क्या था उसके रिजेक्ट होने का, वॉज ये था बिकॉज, तो बिकॉज उसने फिर से बता दिया, ही वॉज टू यंग, वो बहुत ज़्यादा छोटा था इसीलिए वो रिजेक्ट कर दिया गया। तो यहाँ पर बिकॉज को हटा करके क्या करना है आपको, दैट करना है। ठीक है, कौन से पार्ट में गलती हो जाएगी, सी पार्ट में। आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि 3। ठीक है,
अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो बता सकते हो मुझे कि सर इसमें ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, ठीक है। बाकी प्रॉब्लम मैं होने नहीं दूंगा। समझ में आ रहा ना? सारी की सारी चीज़ अगर मैंने नहीं पढ़ाई हो तो मुझे बोल सकते हो कि सर आपने ये चीज़ तो पढ़ाई नहीं, बताई नहीं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे फटाफट से यहाँ पे और आंसर करेंगे। स्कार्सली डिड आई रीच द एयरपोर्ट, बड़ी मुश्किल से मैं एयरपोर्ट पहुंचा, उसके बाद स्पोर्ट्स नर्वस एंड टेंस, देन द प्लेस टुक ऑफ लीविंग मी स्ट्रैंडेड इन एन एलियन प्लेस। इस क्वेश्चन में थोड़े से अजीब वर्ड्स आप लोगों को यूज़ किए गए, मतलब दिखाई दे रहे होंगे कि पता नहीं सर ने ये क्या लिख दिया है। इसमें 2 जगह तो फ्रेज यूज़ किए गए हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपने पहली बार सुने हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, है ना, जोर लगाओ और सर्च करो कि कहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, कहाँ पर कौन से पार्ट में कोई गलती है, वो भी रिलेटेड टू कंजंक्शन। फटाफट से बताएंगे मुझे, है ना। बताओ जल्दी से फटाफट, थोड़ा सा इतना टाइम मत लगाओ। साफ साफ देखो गलती, अगर आपको जैसे लगता है ना कि सर पता नहीं इसमें कहाँ पर गलती होगी और ये अजीब से वर्ड्स, तो वर्ड्स मत देखा करो, है ना। हालांकि जैसे मान लो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप वर्ड मत याद करो, वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, वोकैब की क्लास अलग से चलती है, वो आपको लेनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जब आप किसी क्वेश्चन में फंस रहे हैं, अगर क्वेश्चन करने बैठ रहे हो तो वहाँ पर आपको क्या करना है पता है, वहाँ पर फिर फोकस आपको क्वेश्चन पर ही करना है, क्योंकि वहाँ पर अगर आप हिंदी विंदी निकालने बैठ गए उसमें टाइम ज़्यादा चला जाता है। आपको सिर्फ सटीक चीज़ों पर निशाना लगाना। जैसे आपने जैसे स्कार्सली देखा तो कभी न कभी तो स्कार्सली के बारे में पढ़ा होगा, कभी तो सर ने कुछ समझाया होगा, मैंने तो अभी 2 मिनट पहले ही समझाया है, ठीक है। तो वहाँ पर स्कार्सली का क्या सीन होता है कि पहली बात तो इन्वर्जन लेगा, वो सेंटेंस में है ही है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके साथ जो कंजंक्शन होता है वो हार्डली और स्कार्सली के साथ या तो व्हेन या फिर बिफोर, दोनों में से कुछ भी यूज़ करना होता है। यहाँ क्या किया गया है, देन आपको क्या करना है, व्हेन। तो अब इसमें जो हमारा काम था वो निकल गया। अब चाहे इनका मतलब कुछ भी हमेशा क्या मतलब, ठीक है, हालांकि इनके मतलब आपको पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको आंसर मिल गया। सेकंड वाले पार्ट में गलती है तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड। आपको ये भी तो पता है कि गलती क्या है, ऐसा तो है नहीं कि तुक्के लगा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ जाएंगे। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करके क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करेंगे, है ना। यहाँ पर भी देख लो, आराम से पढ़ सकते हो, बहुत ही मज़ेदार चीज़ें हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं और वही क्वेश्चन है जो आपने पहले पढ़े हैं। फटाफट बताएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर कितने लोग इसका आंसर करेंगे। बहुत ही सिंपल, अभी अभी समझाया जस्ट थोड़ी देर पहले। नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रेन। फटाफट बताएंगे। सिंपल से भी सिंपल क्वेश्चन सभी लोगों का, वेट कर रहा हूँ आंसर का, जल्दी से बताएंगे फटाफट, है ना, फास्ट थोड़ा। लो हट जा रहा हूँ एक साइड। सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, अभी अभी तो समझाया मैंने थोड़ी देर पहले। आया समझ में? नहीं आया? नो सूनर की कहानी एक बार सुन लो, फिर हर जगह ये काम आने वाली है। ऐसे ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं। नो सूनर के साथ पहली बात तो यूज करेंगे देन, दूसरी बात यूज करेंगे इनवर्जन। क्या यूज करेंगे? इनवर्जन। और तीसरी चीज यूज करेंगे, इसके साथ नॉट नहीं आना चाहिए। मतलब क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव होता है। हैड को सब्जेक्ट से पहले यूज किया गया है, मतलब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस सही है। स्टार्टेड मतलब थर्ड फॉर्म यूज की गई है, हेड के हिसाब से ये भी सही है। आगे लिखा हुआ है व्हेन, जो कि कंजंक्शन है, जबकि आता क्या है, देन। आपको बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से व्हेन हटा करके देन लगा देना है। अब वो क्या करेगा, ये वाला देन लगा देगा, तो ये वाला देन भी नहीं होना चाहिए, THAN वाला देन होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? चलो वेरी गुड, शाबाश। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, थोड़ा फास्ट है ना, वो भी जोश के साथ, पटाखे से फूटने चाहिए चारों तरफ से। ये फुलझड़ी आ गई, ये क्या बोलते हैं, रॉकेट आ गया, है ना, और भी कई सारे होते हैं भैया हमारे यहाँ तो अजीब अजीब से, है ना, पता नहीं, सुतली बम, है ना, बहुत सारी बम होती हैं। कौन कौन सी? पानी बम। जल्दी से फटाफट इस पर कौन सा बम फोड़ोगे? क्वेश्चन नंबर 9 पे कौन सा बम फोड़ेंगे? लिख के बताएंगे सभी लोग कौन सा बम फोड़ना चाहते हो क्वेश्चन नंबर 9 पे, और तुरंत उसके साथ ही आंसर कि सुतली बम के साथ क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ए, पानी बम के साथ क्वेश्चन नंबर
10 का आंसर बी, ऐसे ऐसे करके। मैंने यहाँ पर इसका आंसर नहीं किया है जो ए लगा के बैठ जाओ सभी लोग, है ना। यहाँ पे देख लो, ऑल डाउट्स आर क्लियर, सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए, किसी के बारे में सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए। बिटवीन, देखो मैं आपको बता दूं एक छोटा सा पॉइंट, मैं 2 पॉइंट समझाऊंगा, दोनों पॉइंट आपको समझने पड़ेंगे। कौन कौन से? एक तो होता है वर्ड बिटवीन। क्या होता है? बिटवीन होता है, जो कि एक प्रेपोजिशन होती है। क्या होती है? प्रेपोजिशन होती है। तो एक तो प्रेपोजिशन के लिए पॉइंट बताऊंगा और दूसरा बिटवीन के लिए बताऊंगा, ठीक है। तो प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ड लिखा हुआ है तो पहली बात तो वहां पर या तो नाउन लिखा होगा, ठीक है, या लिखा होगा प्रोनाउन। समझ में आया? और अगर नाउन या प्रोनाउन दोनों में से कुछ भी लिखा होगा तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है। कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। अब जो ऑब्जेक्टिव केस या सब्जेक्टिव केस जो होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन के होते हैं, नाउन के नहीं होते हैं। नाउन जैसा है वैसा ही सब्जेक्ट की जगह यूज होता है, वैसा ही ऑब्जेक्ट की जगह। प्रोनाउन जो होते हैं इनके केस अलग अलग होते हैं, सब्जेक्ट की जगह कुछ और लिखोगे, जैसे ही हो गया तो सब्जेक्ट की जगह ही लिखोगे, ऑब्जेक्ट की जगह लिखना होगा तो हिम लिखेंगे। दूसरी चीज होती है कि अगर सेंटेंस के अंदर बिटवीन नजर आ रहा है, ये आपका कंजंक्शन का क्वेश्चन है, ये प्रेपोजिशन का है, दोनों पॉइंट अलग अलग हैं। जो प्रेपोजिशन होता है ना बिटवीन, इसके साथ एक कंजंक्शन यूज करते हैं, वो है आपका क्या? एंड। क्या यूज करते हैं? एंड। तो याद रखना जब भी बिटवीन दिया होगा तो उसके लिए कंजंक्शन जो होता है, पेयर कंजंक्शन, वो एंड होता है, ठीक है। अब दोनों चीज देख लो, बिटवीन एक प्रेपोजिशन है, इसके बाद 2 प्रोनाउन यूज किए गए, एक तो यू है एक आई है। तो पहली बात तो दोनों प्रोनाउंस को आपको ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है। यू का तो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों यूज होते हैं, यू होते हैं। तो यहाँ पर आपको जो यू को तो चेंज करना नहीं है, अगर करना भी चाहो सर ये तो सब्जेक्ट है, हम तो ये ऑब्जेक्ट यूज करना चाहते हैं, तो काट के यू को फिर यू लिख देना है ना, कोई ज़्यादा होशियार हो तो। लेकिन अगर यहाँ पे आपको आई लिख दिया तो गलत हो जाएगा, आई की जगह क्या करना पड़ेगा? मी करना पड़ेगा। रीजन आपको पता है, ये एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। जिसको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती होगी वो भी ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है। दूसरी चीज देख लो, बिटवीन के साथ कंजंक्शन क्या यूज किया जाता है? एंड। तो मैंने एंड लगा दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 पर कौन सी बम फोड़ी है मुझे नहीं पता, आप बताओगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे भी एक बम फोड़ दो फटाफट से, ठीक है। कौन सा बम फोड़ना चाहोगे क्वेश्चन नंबर 10 पे? जल्दी बताएंगे, लिख करके बम का नाम प्लस बम के नाम के आगे क्वेश्चन का आंसर भी, ठीक है। जल्दी बताओ, फटाफट से जल्दी बताएंगे। एक बार पढ़ लो, पढ़ के समझ में आ जाएगा फिर बताना। देखो, अनलेस you do not give the keys of the safe you will be shot, ठीक है। अगर आप सेफ की नहीं रखते हो, देखो यहाँ पे लिखो unless you do not give the keys of the safe, अगर सेफ कीज अगर अपने पास नहीं रखते हो तो आप क्या कर सकते हो? शूट हो सकते हो। मतलब कहने का वो बंदूक की एक सेफ्टी पिन होती है, वो आपके पास होनी चाहिए, वरना क्या हो जाएगा? बंदूक चल जाएगी अपने आप, है ना। लेकिन अभी बंदूकों का टाइम नहीं है, बॉम्ब का टाइम है। फटाफट से फोड़ो जल्दी से, है ना, आंसर करके बताओ मुझे। Unless you do not give the keys of the safe, फटाफट बताओ भैया, इतना टाइम नहीं होता। चलो मैं बताता हूँ, आपने जो बताया वो बिल्कुल सही है, फिर मैं बताता हूँ। देखो 2 वर्ड आप लोगों ने सुने ही होंगे, मैंने आपको बताया था। अनटिल होता है, एक अनलेस होता है। अनटिल और अनलेस ये दोनों वर्ड होते हैं कंडीशनल वर्ड, इनको बोला जाता है। अनटिल जो वर्ड है, अनटिल, इसको हम टाइम क्लॉज के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? टाइम क्लॉज के लिए, ठीक है। और अनलेस जो होता है इसको कंडीशन के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? कंडीशन के लिए। अब ये कंडीशन, टाइम क्लॉज, पहली चीज। दूसरी चीज, ये दोनों वर्ड आपके नेगेटिव होते हैं। कैसे होते हैं? नेगेटिव। इनके साथ कभी भी नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, गलती से भी। तीसरी चीज, गलती से भी इनके साथ हम विल, ना फिर वुड, ना कोई दूसरा मॉडल वर्ब, कोई सा भी मॉडल वर्ब इनके साथ यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि कंडीशनल क्लॉज में कभी भी कोई मॉडल वर्ब यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर गलती आपको साफ साफ दिख रही है। अनलेस जो है नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ आपको नॉट नहीं यूज करना है। नॉट को हटाओगे तो डू भी हटाना पड़ेगा। यू के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे तो पहले वाले पार्ट में गलती हो जाएगी। इसका आंसर भी हो जाएगा आपका फर्स्ट, यानी कि पहले वाला पार्ट। कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे बीच में बता सकते हैं, कमेंट्स में सभी लोगों के पढ़े रहा हूँ, आप बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। क्लास को शेयर भी कर दो, जितने लोग अभी मुझे देख रहे हैं फटाफट से इस क्लास को लाइक कर दो, है ना। लाइक करना तो बनता है, दिवाली महोत्सव है, आप लोगों को टाइम टू टाइम क्लास तब भी मिलती रहेंगी, ठीक है। और जल्दी जल्दी क्वेश्चंस के ऊपर ऐसे बम गिराओ तुरंत, है ना, और जो मन करे वो वाला बम गिराओ। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 11, सिंपल, मजेदार और इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट, सब कुछ इसी के अंदर है। बताइए जल्दी। द पीरियड बिटवीन 1980 to 1990 was very significant in my life। 1980 से लेकर के 1990, मतलब 10 साल का जो टाइम पीरियड था बहुत ही सिग्निफिकेंट, यानी कि इम्पॉर्टेंट था। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल, ठीक है, बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं। 10 साल का टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट था उसकी लाइफ में। फटाफट से बताएंगे इसका आंसर, है ना। और कहाँ पर है, कौन सा बॉम्ब गिराना चाहते हो, कहाँ पर आंसर है और गलती क्या है। अगर आप करना चाहते हो ना, एक्सप्लेन भी कर दिया करो, जिससे मुझे पता चले कि हाँ आपकी मतलब आपका जो आंसर के साथ साथ आपका जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर है, ठीक है। और अभी अभी बताया बहुत ही सिंपल सा पॉइंट, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने बिटवीन के बारे में। क्या यूज करते हैं बिटवीन के साथ, एंड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एंड यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एंड यूज करना है यहाँ पर भी, ठीक है। तो इसके और इसके बीच का टाइम 2 को हटा करके क्या कर देना है, एंड कर देना है। यहाँ पर एंड क्यों आ रहा है आपको पता होना चाहिए, बिटवीन के साथ क्या आता है, एंड आता है, ठीक है। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अरे भैया बहुत बढ़िया, शानदार। चलो तो अगला देखते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इफ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी आई डिड गिव सम टू एनीबडी हु आस्क्ड फॉर इट। देखो थोड़ा सा अजीब सा या अटपटा सा क्वेश्चन लग रहा है, थोड़ा सा ट्राई करेंगे, है ना। जल्दी बताएंगे पहले तो, फिर मैं इसमें एक मिसप्रिंट बताऊंगा तुम्हें। इस क्वेश्चन में आपको कहीं कोई गलती नजर आ रही है क्या, बताओ फटाफट से सभी लोग। इफ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी आई, हाँ वुड गिव, सॉरी ये डिड नहीं है वुड है, अब समझ में आया क्या है, आई वुड, ठीक है। और गलती कहाँ है ये अभी तुरंत पता चल जाएगा। जल्दी बताओ फटाफट से क्या आंसर होगा इसका। चलिए बताओ, नहीं पता, चलो मैं बताता हूं। हाँ कुछ लोगों के आंसर आ रहे हैं। देखो यहां पर आपने कंडीशनल वर्ड पढ़ा होगा, कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं ना, इसमें भी आपके कंजंक्शंस का बहुत बड़ा रोल होता है। कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। वहां पर क्या होता है, 2 क्लॉज होते हैं, एक में तो कंडीशन लगती है, दूसरे में रिजल्ट आता है। तो एक तो इफ वाला क्वेश्चन होता है, मतलब इफ वाला क्लॉज होता है जिसमें इफ लगा होता है। इफ के अलावा और भी कई सारे कंडीशनल वर्ड होते हैं, जैसे अनलेस, अनटिल हो गया, व्हेन हो गया, व्हाइल हो गया, एज सून एज हो गया, कई सारे वर्ड्स होते हैं कंडीशनल वर्ड, सपोज हो गया। एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज, जो कि कॉमा के बाद में लिखा होता है। तो याद रखना, अगर सेंटेंस आपका पास्ट का है, किसका है, पास्ट का, तो पास्ट सिंपल पास्ट भी हो सकता है और पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है। सिंपल पास्ट में हेड लगा होता है, परफेक्ट में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर कॉमा के बाद वाले क्लॉज को बनाना है तो वहां पर आपको सिंपल वुड लगा होगा। क्या लगा होगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर परफेक्ट है तो वुड के साथ हैव लगा होगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देख लो यहाँ पे वुड हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उधर हेड प्लस वर्ब की हेड है, ओनली हेड है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, केवल हेड। तो हैव की ही सेकंड फॉर्म हेड है यहाँ पर, मतलब हेड वेड हेल्पिंग और नहीं है। तो समझ में आए यहाँ तक, और यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, मतलब सेंटेंस में कोई दिक्कत है नहीं। बाकी कंजंक्शन ये दोनों हो ही गए हैं, यहाँ पे कोमा के बाद में सेंटेंस लिखा हुआ है। तो इस पूरे सेंटेंस में देखो ये इंटेरोगेटिव रिलेटिव प्रोनाउन भी यूज किया गया है, हु आस्क्ड फॉर इट, जिसने इसके लिए पूछा है ना। तो यहाँ तक पूरे सेंटेंस में कोई दिक्कत कहीं पर नजर नहीं आ रही, इसका मतलब सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। तो फिर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4th, ठीक है। जब कहीं पर कोई गलती नहीं है तो फिर जबरदस्ती उसमें गलती तो नहीं बना सकते ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका कोई पार्ट गलत नहीं है, मतलब पूरी तरीके से करेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या प्रॉब्लम है। सेम अभी मैंने समझाया थोड़ी देर पहले, ठीक है। तुरंत बताएंगे। अनटिल द वर्ल्ड लास्ट्स
द अर्थ विल गो राउंड द सन। फटाफट से बताएंगे क्या प्रॉब्लम है। बताओ भैया। Until the world lasts, the earth will go round the sun। नहीं आ रहा आंसर किसी का बम नहीं चल पा रहा अब है, आएगा कहां से। चलो इसमें मैं आपको एक डाउट क्लियर कराता हूं कि सर यहां पर ये राउंड द सन जो है ना, ये अजीब सा लग रहा है और कुछ बच्चे यहां पर अराउंड द सन लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं क्लियर करा देता हूं कि राउंड द सन और अराउंड द सन दोनों में से कौन सा करेक्ट होता है। तो मैं आपको बता दूं, गलती से भी अराउंड द सन मत लिखना, क्योंकि अराउंड का मतलब होता है इन जिगजैग फॉर्म, मतलब टेढ़ा मेढ़ा, कहीं से भी ऐसे करके चारों तरफ का मतलब होता है अराउंड। लेकिन जब राउंड की बात करोगे तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की चारों तरफ की बात करते हैं, तो चारों तरफ जो होता है गोल गोल, वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं राउंड। तो जब पृथ्वी जो होती है वो सन के चारों तरफ ऐसे ऐसे करके घूमती है, ऐसे करके नहीं घूमती, समझ रहे हो। तो राउंड जो है बिल्कुल परफेक्ट है। बाकी अंटिल के साथ में ना तो कोई विल है, ना वुड है, ना नॉट है। यहां से विल को मत हटा देना वरना गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये जो सेंटेंस है अलग सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस जो है ये अलग है। इसमें आपको चेक करना है कोई सा भी मॉडल वर्ब या फिर क्या बोलते हैं नॉट। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेंटेंस भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, मतलब कहीं पर कोई गलती नहीं है। गलती सिर्फ ढूंढनी है आपको, बनाने नहीं अपनी तरफ से। ठीक है, वो बनाने का काम मेरा है ना। तो अगर नहीं है तो लास्ट का ऑप्शन आपको दिया गया है फेयरली। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे थोड़ा सा जल्दी फास्ट। क्वेश्चन नंबर 14। नन ऑफ द डिप्लोमैट्स एट द कॉन्फ्रेंस was able either to comprehend और solve the problem। देख लो, either ये रहा और ये रहा, मतलब either के साथ और यूज हो गया, यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। बस एक ही चीज याद रखनी है, either के साथ और के साथ सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच का होना कंपलसरी है। तो यहाँ पे सॉल्व जो है ये आपकी वर्ब है, तो इसके बगल में भी वर्ब होनी चाहिए, समझ रहे हो। तो एबल के बाद में जो आइदर लिखा है इसको इधर लिखना है। इसको अगर अच्छे से पढ़ोगे तो सेंटेंस ऐसे करेक्ट होगा, नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस वाज एबल टू आइदर कॉम्प्रीहेंड और सॉल्व द प्रॉब्लम। तो यहां से टू को नहीं हटाना है, आइदर को यहां से हटा करके इधर लाना है। एबल टू आइदर कॉम्प्रीहेंड, है ना। कौन से पार्ट में गलती हो जाएगी, सेकेंड पार्ट में। आंसर क्या होगा, सेकंड आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। क्या प्रॉब्लम है 15 में जल्दी बताएंगे। छोटा सा पॉइंट जो मैं अभी 4-5 बार डिस्कस करा चुका हूं। नो सूनर डिड ही सी द ट्रैफिक पुलिसमैन ही वोर सीट बेल्ट। वोर मतलब वियर की सेकंड फॉर्म, वोर मतलब पहन लिया उसने। ठीक है, तो यहां पर देख लो, नो सूनर के साथ में कंजंक्शन क्या यूज करते हैं। नो सूनर के साथ में कंजंक्शन क्या यूज करते हैं आपको पता है, देन। और उसके साथ में क्या यूज करते हैं आपको पता है ना, इन्वर्जन। वेरी गुड, शाबाश। तो इन्वर्जन मतलब, तो इन्वर्जन तो इसमें लगा हुआ है ना, पहले से देखना जरा। स्टार्टिंग में डिड के साथ में ही मतलब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। बस आपको क्या करना है, इसमें कंजंक्शन ढूंढना है कि नो सूनर का कंजंक्शन कहां है। द पुलिसमैन, है ना, पुलिसमैन, सी द पुलिसमैन मतलब ये ट्रैफिक पुलिसमैन, यहां तक तो सेंटेंस खत्म हो गया। इसके बाद में ये जो पार्ट है यहां से लेकर ये आपका नेक्स्ट सेंटेंस है। अगला सेंटेंस, उसको जोड़ने के लिए आपको कंजंक्शन यूज नहीं करना पड़ेगा। तो नो सूनर के साथ कंजंक्शन क्या आता है, देन। ये जो देन है आपको यहां पर फिट करना है, मतलब कौन से पार्ट में गलती होगी, सी पार्ट में। आंसर क्या होगा, थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेल डन। तो देखिए फटाफट से देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। द पीरियड बिटवीन 1991, बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो अभी हम लोग पढ़ के आए थे 1980 वाला, बिल्कुल वही है। बिटवीन 1991
1 to 1995। सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है आप लोगों को। देखो बिटवीन के साथ आपको क्या यूज करना था, एंड यूज करना था, यहाँ पर टू यूज कर दिया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस वर्ड चेंज कर दिए। वॉज वेरी सिग्निफिकेंट इन माई लाइफ। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वहाँ पर एक ये वर्ड और एक वो नंबर चेंज कर दिए, बाकी सब कुछ सेम है। अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। अब ये भी कम से कम 5 बार डिस्कस कर चुके हैं, आराम से बता सकते हो कि किसमें क्या प्रॉब्लम है। बस पढ़ूंगा मैं, पढ़ते ही आंसर आ जाना चाहिए। नो सूनर दे हैड रिसीव्ड, नो सूनर दे हैड रिसीव्ड द गेस्ट्स देन दे बिगेन एंटरटेनिंग दैम। सिंपल है, आराम से बता सकते हैं। नो सूनर के साथ क्या आता है, देन। क्या आता है, देन आता है, और देन इसमें लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा हुआ है, देन लगा हुआ है। वेरी गुड, शाबाश। अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या था, मैंने आपको बताया था कि जब भी सेंटेंस नो सूनर से स्टार्ट होगा तो वो क्या लेगा, इन्वर्जन नहीं लेगा, इन्वर्जन। और इन्वर्जन क्या होता है, दे तो सब्जेक्ट हो गया, हेड बाद में लिखा है, यहां से हेड को हटा करके इधर लगाना है। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना ही इन्वर्जन होता है, याद रखना। ठीक है, तो नो सूनर के साथ जब कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है इन्वर्जन लेता है, आपको पता चल गया। ठीक है, तो कौन से पार्ट में गलती हो जाएगी, गलती होगी हमारे सेकंड वाले पार्ट में। आंसर भी सेकंड हो जाएगा, सॉरी सेकंड। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। सिंपल क्वेश्चन है, सेम वही कंसेप्ट है नो सूनर वाला। नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास, नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास रूम द स्टूडेंट्स गॉट अप। जैसे ही क्लास में टीचर ने एंट्री करी, बच्चे क्या हो गए, गॉट अप, मतलब खड़े हो गए। ठीक है, तो बताइए फटाफट से, सिंपल सा पॉइंट है, आराम से बता सकते हैं। जल्दी बताओ भैया, इतना टाइम नहीं है, बताओ। यहां से यहां तक आपका ए पार्ट, यहां से यहां तक आपका दूसरा पार्ट, यहां से यहां तक आपका तीसरा पार्ट। अब कौन से पार्ट में गलती होगी ये मुझे आप बताएंगे, थोड़ा सा फास्ट बताने की कृपा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 सिंपल है ना। अब देखो इसमें कंफ्यूजन कैसे होती है बच्चे को, सर नो सूनर के साथ कंजंक्शन आता है देन, और इन्वर्जन भी लेता है, तो इन्वर्जन तो यहाँ पे है ही है, कंजंक्शन नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है, सर कंजंक्शन कहाँ लगाएं, जहाँ से सेंटेंस खत्म होता है, जहाँ से शुरुआत होती है। तो सर यहाँ पर कंजंक्शन लगना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर इधर कंजंक्शन लगाना है या इधर लगाना है ना। कंफ्यूजन है ना कि कौन से पार्ट में गलती होगी, इस वाले पार्ट में या इस वाले पार्ट में। तो मैं आपको बताऊंगा कंजंक्शन लगेगा तो 10 से पहले, लेकिन गलती होगी आपके सेकंड पार्ट में, क्योंकि सेंटेंस यहाँ पर खत्म हो रहा है। अब दूसरा सेंटेंस अगर आप जोड़ोगे तो आपको कंजंक्शन यहीं पर लगाना होगा, यानी यहाँ पर आपको देन लगाना होगा। क्या लगाना होगा, देन। कहाँ पर लगाना होगा, यहाँ पर। पता चल गया ना कौन से पार्ट में गलती होगी, सेकंड पार्ट में। ठीक है, तो आंसर इसका जो होगा वो सेकंड आंसर हो जाएगा, मतलब सेकंड वाले पार्ट में गलती होगी, सेकंड बी। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है फटाफट से, इट इज नथिंग एल्स देन प्राइड। ये कुछ नहीं है, सिर्फ घमंड है, बोलते हैं ना कुछ नहीं है सिवाय घमंड की। देखिए एक वर्ड होता है नथिंग, नथिंग, नथिंग एल्स हो या अकेला नथिंग हो, इसके साथ जो कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है वो होता है बट। जहां भी नथिंग या फिर नथिंग एल्स से यूज करोगे तो उसके साथ में कंजंक्शन, अगर रिलेटिव कोरिलेटिव कंजंक्शन या पेयर कंजंक्शन यूज करना है वो होता है बट। तो यहां पर देखो नथिंग और नथिंग एल्स दोनों में से कुछ भी होगा तो आपको देन का इस्तेमाल नहीं करना है, बट का इस्तेमाल करना है। सिंपल सा पॉइंट है, आंसर इसका हो जाएगा थर्ड। क्या हो जाएगा, थर्ड, यानी कि सी। समझ में आ रहा है। चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट 20। ठीक है, जितने भी बम बचे हुए हैं फटाफट से सभी लोग इसी पे फोड़ दो। ये आखिरी क्वेश्चन है, जितने भी बम आपके पास बचे हुए हैं आराम से इसके ऊपर फोड़ सकते हैं। यहां पर लिखा हुआ है माय एल्डर ब्रदर आस्क्ड मी दैट व्हाट आई वाज डूइंग। जब किन्हीं दो सेंटेंसेस को कंजंक्शन से जोड़ा जाए और उस कंजंक्शन के बीच में, उस कंजंक्शन की जगह पर कोई WH वर्ड होता है। क्या होता है, WH वर्ड। तो वह WH वर्ड ही कंजंक्शन का काम करता है, उससे पहले आपको एक और कोई कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसको लिख लेना।
ठीक है, तो ये थे आपके 20 क्वेश्चंस जिस पर आपने जी भर के खूब दम धमाके करे हैं, बहुत सारे बम फोड़े हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस मजेदार तरीके से आपने सॉल्व कर लिए। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस के जो आंसर दिए हैं वो भी एकदम मजेदार हैं। ठीक है, तो इसी तरह की एक और क्लास में आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी लोगों से विदा चाहता हूं, मिलते अगली वीडियो में है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर।